जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो हम लोग यहाँ पर पॉलिटी का सेशन कवर करने वाले हैं और पॉलिटी के अंदर हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो भी चीज़ पढ़ेंगे, दांडी मार्च पढ़ेंगे, नमक सत्याग्रह जिसे आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और पॉलिटी का ये हमारा आज 18वां वीडियो होने वाला है। मैं समझता हूँ आप लोगों ने इससे पहले के जितने भी वीडियोस होंगे वो अच्छे से देख लिए होंगे। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी की, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिए 1 से 17 तक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हेडिंग डाल देंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, सबसे पहली बात आप लोगों को यहाँ पर ये समझनी जरूरी है कि एक आंदोलन चला था इस अवज्ञा आंदोलन से पहले। ये आपका 1930 में चला और ये भी आपका चला था महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। और एक आंदोलन पहले चला था 1920 में जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। क्या नाम था? असहयोग आंदोलन। इनमें देखिए बेसिक जो डिफरेंस था इन दोनों में, इसमें क्या था, जो असहयोग आंदोलन था इसमें केवल सरकार की जो जो स्ट्रक्चर था उसका स्ट्रक्चर, यानी कि सरकार के स्कूल हो गए, सरकार की नौकरियां हो गई, सरकार की आपकी अदालत हो गई, इनकी जो अंदर जहां जहां भारतीय काम कर रहे थे इनका क्या करना था? बहिष्कार करना था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की तो यहाँ पर आप लोग एक शब्द देख पा रहे होंगे, अवज्ञा, ठीक है। तो सविनय मतलब बिल्कुल विनम्रता के साथ, ठीक है, बिल्कुल बिना किसी चीज को, बिना कोई हिंसा किए हुए इनके कानूनों का क्या करना, इनके कानूनों का उल्लंघन करना, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में दोनों चीजें शामिल थी, बहिष्कार भी और इनके कानूनों का उल्लंघन भी, ठीक है। तो अब देखिए बहिष्कार कैसी चीजों का, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो जो चीजें होनी थी, एक आपका सरकारी सेवाओं का बहिष्कार, दूसरा आपका सरकारी शिक्षाशालाओं का बहिष्कार, और तीसरा आपका विदेशी शराब, ठीक है, विदेशी शराब का विरुद्ध आंदोलन छेड़ना। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, ये अभी जो फैक्ट वाली चीजें हैं वो मैं बताऊंगा। विदेशी शराब हो गई, उसके अलावा जो अफीम की दुकान है, अफीम की दुकानों का विरोध, ठीक है। और प्लस जो महत्वपूर्ण चीज थी वो क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है। प्लस इनके जो मेन उद्देश्य था इसमें नमक कानून के खिलाफ आंदोलन, ठीक है। तो इनके कानूनों का, इनके द्वारा जो बनाए गए कानून थे, ठीक है, उनका बहिष्कार करना, उसके अलावा कर ना देना। तो देखिए ये सारी चीजें एक बार फिर देखिए आप लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम बात कर रहे हैं।
1930 आप लोगों को ध्यान रखना है, शुरुआत होती है इसकी। महात्मा गांधी इसका नेतृत्व कर रहे थे। उससे पहले आप लोगों ने देखा कि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, क्लियर है, जिसमें केवल बहिष्कार यानी कि बहिष्कार ही शामिल था, जैसे सरकारी सेवाओं का, सरकारी स्कूलों का, सरकारी वकालत का, ठीक है, और यही चीजें इसमें शामिल थी। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ, कानून की अवहेलना, ठीक है, कानून का उल्लंघन भी शामिल हो गया, दोनों चीजें, बहिष्कार प्लस कानूनों का उल्लंघन। देखिए, सरकारी सेवाओं का बहिष्कार, उसके अलावा सरकारी शिक्षा शालाओं का बहिष्कार, विदेशी शराब के विरुद्ध आंदोलन, ठीक है। और ये सबसे बड़ा यही वाला मुद्दा रहा था कि आप जहां असहयोग आंदोलन में, ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन में मुस्लिम लीग जो थी वो साथ थी महात्मा गांधी के, ठीक है, वो महात्मा गांधी के साथ थी। लेकिन जो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, इसमें मुस्लिम लीग, ठीक है, इसमें मुस्लिम लीग जो है वो साथ नहीं है, ठीक है, वो साथ नहीं है। और यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ महिलाएं बिल्कुल भी साथ नहीं है गांधी जी के। बट ये वाला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसमें महिलाओं की बढ़ चढ़ कर भागीदारी है, ठीक है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ कर है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा अफीम की दुकानों का विरोध होता है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है, नमक कानून के खिलाफ आंदोलन किया जाता है, ठीक है, एक किस्म से इसे नमक सत्याग्रह इसे इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि केवल क्या था कि देखो, भारत वाले भी इजीली नमक बना सकते थे और अंग्रेज भी यहीं पर नमक बनाते थे, लेकिन ये भारत को अधिकार नहीं था। तो फाइनली गांधी जी ने ये जो कानून है ये तोड़ दिया। और आपको पता है, साबरमती से दांडी तक की यात्रा इनकी रहती है, और दांडी में ये क्या करते हैं, दांडी में समंदर किनारे ये नमक का निर्माण करते हैं और इस कानून को तोड़ देते हैं, ठीक है, कर ना देना इसमें शामिल था। ये तो कॉन्सेप्ट की चीजें थी, ठीक है, जो आप लोगों को पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग फैक्ट की चीजें देखने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम में पूछे जाने की ज्यादा संभावनाएं रहेंगी भाई। तो आप सबसे पहले क्या काम कर लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए दांडी मार्च, ठीक है। जैसे ही दांडी मार्च 6 अप्रैल को, मतलब ये गांधी जी इस कानून को तोड़ेंगे, नमक कानून को तोड़ देंगे, और उसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो देखिए, बात करते हैं दांडी मार्च की। दांडी मार्च, ठीक है, तो मार्च ये कोई महीना नहीं है, मार्च एक तरह की पैदल यात्रा को मार्च कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, दांडी मार्च से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, सबसे पहले बात तो आप लोगों को यही बात ध्यान रखनी है कि दांडी जो है ये क्या है, एक जगह का नाम है, ठीक है, दांडी क्या है, जगह है, जगह का नाम है, लिखेंगे आप लोग, जगह का नाम है। और मार्च का अर्थ होता है पैदल यात्रा, ठीक है, पैदल यात्रा। अब देखिए, जगह का नाम है, दांडी पड़ता कहाँ है, तो ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, और गुजरात में है नौसारी जिला। कौन सा जिला है भाई, नौसारी जिला है, वहां ये पड़ता है। अब दांडी मार्च के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, दांडी मार्च क्या है, देखेंगे आप लोग, दांडी मार्च है साबरमती आश्रम, आपको पता है गुजरात में ही गांधी जी का साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से लेकर आपका दांडी, ठीक है, दांडी तक की जो यात्रा है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, दांडी मार्च बोला जाता है। ये जो टोटल डिस्टेंस है साबरमती आश्रम से लेकर और दांडी मार्च तक की, ये टोटल है 390 किलोमीटर, ठीक है। तो पूछा जाता है, पेपर में आता है, और कहीं कहीं पर 385 भी दिया हुआ है बुक में, लेकिन एक एग्जाम हुआ था दिल्ली के अंदर, उस एग्जाम में ये प्रश्न आया था, तो उसका जो करेक्ट आंसर माना गया है 390 किलोमीटर ही माना गया है, ठीक है। तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की जो यात्रा है
वो दांडी मार्च कहलाती है। और ये जो टोटल यात्रा है ये 390 किलोमीटर की है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को, इतनी समझ आप लोगों को लग गई होगी कि 390 किलोमीटर की यात्रा है साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न जो बनता है, ये यात्रा जो है ये प्रारंभ कब हुई थी। ठीक है, तो ये यात्रा आपकी शुरू होती है आपका 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च से चलते हैं गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायी प्लस सरोजनी नायडू के साथ। ठीक है, तो 12 मार्च से लेकर ये जो यात्रा है ये बहुत सारी, देखिए कब तक की है, 6 अप्रैल तक की है। ठीक है, 6 अप्रैल तक की इसलिए है क्योंकि वैसे तो गांधी जी इस स्थान पर 5 अप्रैल को ही पहुंच गए थे शाम तक, लेकिन 6 अप्रैल तक की इसलिए मानी जाती है क्योंकि 6 अप्रैल को ही ठीक सुबह 6:30 बजे, ठीक है, 6 अप्रैल को ठीक 6:30 बजे AM पर गांधी जी ने दांडी के तट पर जो समुद्र है वहां पर क्या तोड़ा था, नमक कानून तोड़ा था। तो आपसे पूछा जाएगा कि नमक कानून कब तोड़ा, ये कब तोड़ा गांधी जी ने, ये तोड़ा 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, ये पूरा लिख लीजिए आप लोग, 12 मार्च 1930 से, ठीक है, यात्रा शुरू। एक एक चीज लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, यही चीज आपके एग्जाम में आपको याद आती है फिर। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा होती है और सुबह 6 बजे, 6:30 बजे के करीब महात्मा गांधी जी क्या कर देते हैं, नमक कानून को तोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब आपसे आपके मन में जो प्रश्न उठेगा कि इस यात्रा में शामिल कौन कौन से लोग थे। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, यात्रा में शामिल लोग, यात्रा में शामिल लोग कौन कौन से थे। ध्यान रखना है आप लोगों को, जो जैसा मैं बताऊंगा। एक तो देखो महात्मा गांधी तो होंगे भाई, ठीक है, महात्मा गांधी होंगे क्योंकि महात्मा गांधी इसका क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, इस आंदोलन का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। प्लस इनके साथ सरोजनी नायडू भी थी भाई। कौन थी, सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू थी, लेकिन महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू के अलावा इनके साथ 78 अनुयायी थे, यानी कि इनके फॉलोवर थे गांधी जी के, 78 अनुयायी थे। और इन 78 अनुयायी में एक शख्स का नाम पूछा जाता है, उनका नाम है वेब मिलर। वेब मिलर, ये आदमी भी शामिल था। ये वेब मिलर कौन है, इसके बारे में ध्यान रखना। ये वेब मिलर जो है ये एक अमेरिकी पत्रकार है। ठीक है, अमेरिकी पत्रकार है ये। ठीक है, और किस मैगजीन का है, टाइम्स मैगजीन का। ठीक है, और इसी ने क्या किया था, टाइम्स मैगजीन में प्रथम पृष्ठ पर गांधी जी की इस यात्रा को क्या दिलवाया था, स्थान दिलवाया था। ठीक है, टाइम्स मैगजीन। इतनी बात आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। तो अब जितना हमने इस स्लाइड में देखा वो सारा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और उससे अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो ये यात्रा है साबरमती से आश्रम से लेकर दांडी तक की, ये टोटल 24 दिन लगे इसे पूरे होने में। कितने दिन लगे, 24 दिन। तो पूछा जाता है कि कितने दिन में यात्रा कंप्लीट हुई, तो आपका 24 दिन में यात्रा कंप्लीट होती है। तो देखिए क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। दांडी मार्च के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दांडी जो है एक जगह का नाम है। ठीक है, ये जगह का नाम है और ये जगह कहाँ पड़ती है, आपका गुजरात में पड़ती है। और गुजरात का कौन सा जिला है, नौसारी जिला है। क्लियर है। और मार्च का अर्थ आप लोग जानते हैं, पैदल यात्रा। अब देखिए साबरमती आश्रम जो है, साबरमती आश्रम आपका कहाँ पड़ता है, इसे मत भूलना, ये आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात से लेकर दांडी तक की यात्रा है।
टोटल ये यात्रा कितने की थी? 390 किलोमीटर की थी और 24 दिनों में ये क्या होती है? कंप्लीट होती है। क्लियर है? यात्रा जो ये शुरू होती है, ये दांडी मार्च जो शुरू होता है, ये आपका 12 मार्च, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 12 मार्च 1930 को ये शुरू होता है और 6 अप्रैल, ठीक है, कब आपको ध्यान रखना है, 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, 6 अप्रैल, 5 अप्रैल को ही हो जाती है, लेकिन 6 अप्रैल लिखा हुआ है बुक में, क्योंकि 6 अप्रैल को 6:30 बजे, ठीक है, 6:30 बजे गांधी जी नमक कानून तोड़ देते हैं। क्लियर है? अब आप अगली चीज जो आपसे पूछी जाती है कि यात्रा में शामिल लोग कौन कौन से थे, तो यात्रा में शामिल लोग एक महात्मा गांधी तो होंगे भाई, नेतृत्व करता है इसके, प्लस सरोजिनी नायडू भी थी, ठीक है, उस टाइम की बहुत बड़ी लीडर थी ये, प्लस इनके साथ 78 अनुयायी थे, ठीक है, 78 अनुयायी इनके साथ थे, फॉलोवर थे इनके, और इन 78 में ये वेब मिलर भी था, क्योंकि ये साबरमती आश्रम में पहले आएगा था, ये एक अमेरिकी पत्रकार था, टाइम्स मैगजीन का। क्लियर है? और टाइम्स मैगजीन की प्रथम पृष्ठ पर भी इस जो ये आपका दांडी मार्च है, इसको क्या मिला था? स्थान मिला था। क्लियर हो गए? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आप लोगों को हुई होगी। आगे देखिए, आगे जो महत्वपूर्ण कथन आती है, महत्वपूर्ण बातें आती है, तो महत्वपूर्ण बातें क्या आती है इसके संदर्भ में देखिएगा आप लोग। ये जो बेसिक मूलतः जो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च था, दांडी मार्च जो था, ये दांडी मार्च अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक कानून के खिलाफ था। ठीक है, तो इसका दांडी मार्च का जो कारण आप लोग लिखेंगे, कारण आप लोग लिखेंगे तो कारण क्या लिखेंगे? अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून के खिलाफ, नमक कानून के खिलाफ ये था। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरी बात आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, आप लोग सुभाष चंद्र बोस जी को जानते होंगे, ठीक है, बहुत बड़ी हस्ती है हमारे यहाँ की, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से तथा मोसलिनी के रोम मार्च से की है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मोसलिनी के रोम मार्च से किसने दांडी मार्च की तुलना की है, तो उस शख्स का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। 1960 की बात है, 1960 में मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग, ये एक अमेरिकी कार्यकर्ता था, अमेरिकी सामाजिक कार्यकर्ता कहेंगे आप इसे, अमेरिकी सामाजिक कार्यकर्ता। तो इस शख्स ने 1960 में, ठीक है, 1960 में इसने दांडी मार्च से प्रभावित होकर, ठीक है, अपने यहाँ पर अमेरिका में भी मार्टिन लूथर किंग ने क्या की थी, एक दांडी यात्रा का आयोजन किया था। ठीक है, दांडी यात्रा का आयोजन किया था। क्लियर हो गई बात? अब आपसे इफेक्ट पूछे जाएंगे कि क्या प्रभाव रहे इसके।
इफेक्ट क्या रहे, प्रभाव क्या रहे? तो प्रभाव ये रहे कि अमेरिका की जो पत्रिका है, अमेरिका की पत्रिका है टाइम्स मैगजीन। कौन सी मैगजीन? टाइम्स मैगजीन। तो टाइम्स मैगजीन में, ठीक है, टाइम्स मैगजीन में इस यात्रा को प्रथम पृष्ठ पर स्थान मिला। ठीक है, प्रथम पृष्ठ पर स्थान मिला, जो अपने आप में क्या थी, बहुत बड़ी बात थी। क्लियर है? दूसरा जो सबसे बड़ा प्रभाव था इस दांडी मार्च यात्रा का, देखिए जैसी ही दांडी मार्च यात्रा कंप्लीट होती है, ठीक है, दांडी मार्च कंप्लीट होता है, कंप्लीट हुआ, और 6 अप्रैल को, आपको पता है 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो वैसे ही क्या शुरू हो गया, वैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 6 अप्रैल 1930 से ये क्या हो जाता है, इसका शुभारंभ हो जाता है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक बार पूरा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर देखिए कारण क्या रहे। ठीक है, दांडी मार्च होने के, तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ ये था। ठीक है, उसके अलावा एससी बोस की अगर हम बात करें, सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की जो तुलना है वो नेपोलियन के पेरिस मार्च से की है। ठीक है, नेपोलियन के पेरिस मार्च से इसकी तुलना की है, और मॉसलिनी के रोम मार्च से भी इसकी क्या की है, तुलना की है। उसके बाद ऐसी दांडी यात्रा, जिस टाइप की ये दांडी यात्रा हुई, तो 1960 में मार्टिन लूथर किंग ने भी अपने अमेरिका में, जो एक अमेरिकी सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके भी द्वारा भी अपने अमेरिका में दांडी यात्रा का आयोजन किया जाता है। उसके अलावा आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है कि इस जो ये दांडी मार्च था, इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो प्रभाव सबसे बड़ा इफेक्ट इसका ये पड़ा कि अमेरिका की जो पत्रिका है टाइम्स मैगजीन, उसने इस यात्रा को प्रथम पृष्ठ पर स्थान दिया। ठीक है, उसके अलावा दांडी मार्च जो है, जैसे ये कंप्लीट होता है 6 अप्रैल 1930 को, गांधी जी क्या करते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं, और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है, जिसकी महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी। ठीक है, यही चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। फिर आगे देखिए आप लोग, आगे क्या चीजें होती है। अब आप लोग देखिए, इस आंदोलन की अगर हम व्यापकता की बात करें कि ये कहां कहां तक फैला, व्यापकता की अगर हम बात करते हैं कि कहां कहां तक ये आंदोलन फैला, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका पश्चिमोत्तर प्रांत है, यानी कि जो आपका पाकिस्तान वाला जो हिस्सा और अफगानिस्तान वाला जो आज की डेट में हमारा, तो हम देखें पश्चिमोत्तर प्रांत में, ठीक है, पश्चिमोत्तर प्रांत में इसका नेतृत्व किया था जो आपका पेशावर वाला हिस्सा है। ठीक है, पेशावर वाला हिस्सा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसका नेतृत्व कहाँ किया था, इस आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो इन्होंने कहां पर किया था, पश्चिमोत्तर प्रांत पेशावर में जो है
नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अब ये खान अब्दुल गफ्फार खान कौन है? इन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे कभी पूछे कि सीमांत गांधी कौन है, किसका नाम है, तो सीमांत गांधी के नाम से हम खान अब्दुल गफ्फार खान को भी जानते हैं। ठीक है, इनका एक संगठन था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। तो इनका संगठन का नाम भी आपसे कभी पूछा जाए तो इनके संगठन का नाम क्या है? खुदाई खिदमतगार है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसी खुदाई खिदमतगार को क्या बोला जाता था? लाल कुर्ती दल भी बोला जाता था। ठीक है, लाल कुर्ती दल भी बोला जाता था, क्योंकि इन लोगों का जो ये लोग होते थे, इनका किस तरीके की ड्रेस रहती थी? लाल कुर्ते इनको पहने हुए रहते थे। ठीक है, पठान लोग ये हुआ करते थे। तो यही बात है। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनसे संबंधित ही है पेशावर कांड। ठीक है, पेशावर कांड, जिसमें आप लोग उत्तराखंड के अंदर आप लोग काफी पढ़ा होगा। किसके बारे में? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में। तो देखिए, तो क्या होता है पेशावर कांड? ये लोग आंदोलन कर रहे होते हैं, जो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान वाला जो गुट है। ठीक है, तो इनके नेतृत्व में क्या होता है कि 2/18 रेजिमेंट 2/18 रेजिमेंट की सैनिक टुकड़ी को क्या कर दिया जाता है? गोली चलाने के आदेश देते हैं। ठीक है, गोली चलाने के आदेश देते हैं इन आंदोलनकारियों पर। गोली चलाने के आदेश मिलते हैं। ठीक है, पर जो इनके 2/18 गढ़वाल रेजिमेंट का नाम है। ठीक है, 2/18 गढ़वाल रेजिमेंट की जो सैनिक टुकड़ी है उसको गोली चलाने के आदेश दिए जाते हैं। लेकिन इसके नायक जो रहते हैं, ठीक है, वो रहते हैं, इस टुकड़ी के जो हेड रहते हैं वो रहते हैं आपके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन रहते हैं? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली रहते हैं। वो क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं कि हम निहत्थे आंदोलनकारियों पर क्या नहीं करवाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे। ठीक है, गोली हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि वीर चंद्र सिंह जो नेगी है, जो गढ़वाली है, उनका क्या किया जाता है? मार्शल कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि उनका मार्शल, यानी कि उन्हें सेना से निकाल दिया जाता है और उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। फिर आपको पता है उत्तराखंड में आपने पढ़ा होगा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो पैरवी करते हैं, जो वकालत करते हैं, वो बैरिस्टर मुकुंदलाल जी करते हैं और 1941 में ये रिहा हो जाते हैं। क्लियर है? तो यही है कहानी। तो पश्चिमोत्तर प्रांत में अगर आपसे पूछे तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो नेतृत्व करते हैं पेशावर वाला जो क्षेत्र है आज के डेट में, जिन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं इन्हें। क्लियर है? इनका एक संगठन था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, जिसे लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता था। उसके अलावा पेशावर कांड इन्हीं से संबंधित है। 2/18 गढ़वाल रेजिमेंट की सैनिक की टुकड़ी को, ठीक है, गोली चलाने के आदेश दिए जाते हैं और उसमें जो नायक रहते हैं वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली रहते हैं और ये क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनका मार्शल किया जाता है और इन्हें जेल में भेज दिया जाता है। तो यही घटना पेशावर कांड के नाम से जानी जाती है भाई। क्लियर है? उसके अलावा आप लोग एक और चीज ध्यान रखें, जो ये खान अब्दुल गफ्फार खान है, पूछा जा सकता है ये प्रश्न भी कि ये पहले क्या मात्र एक से पाकिस्तानी हैं जिनको क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। ठीक है, भारत रत्न। तो पूछा जाएगा कि भारत रत्न इन्हें कब मिला? तो 1987। आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, पहले विदेशी ऐसे जिन्हें क्या मिला? भारत रत्न मिला। ठीक है, अभी तक केवल 2 विदेशी लोगों को ही भारत रत्न मिला है।
दो विदेशी कौन से? एक तो यही हो गए और एक है आपके नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला को आप लोग जानते होंगे। नेल्सन मंडेला को मिला है और नेल्सन मंडेला जो है इनको कब मिला? 1990 में। क्लियर है? नेल्सन मंडेला ये क्या है? आपके दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। क्लियर हो गई बात? चलिए ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला? 1990। और जो आपके खान अब्दुल गफर खान है जो पाकिस्तान में इनका पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान के नागरिक बने बाद में। नागरिक इसलिए क्योंकि बंटवारे में आ गया था ना उनके हिस्से में, तो भारत रत्न इनको पहले और आखिरी पाकिस्तानी है और पहले विदेशी हैं जिन्हें क्या मिला? भारत रत्न मिला 1987 में। क्लियर हो गई? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। आगे देखिए, आगे अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में हम लोग देखेंगे जो ये नमक सत्याग्रह है, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये चला वहां पर बंदोख्यम सत्याग्रह के नाम से। तो आपसे पूछा जाएगा कंफ्यूज करने के लिए, बंदोख्यम सत्याग्रह, ठीक है। तो बंद्योक्रम सत्याग्रह जो है ये आपका 1930 में चलता है और कहाँ चलता है? दक्षिण भारत में। ठीक है, कहाँ चलता है? दक्षिण भारत में चलता है। और इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? नाम ध्यान रखना है, चक्रवर्ती राम गोपालाचार्य ने। चक्रवर्ती राम गोपालाचार्य ने इसका नेतृत्व किया था। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखना है। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य हैं, राजगोपालाचार्य, जो बाद में भारत के क्या बने? गवर्नर जनरल भी बने भाई, पहले गवर्नर जनरल थे ये। ठीक है, तो इन्होंने दक्षिण भारत में कहां पर किया? जो आपका तमिलनाडु पड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु का तट है चिरुचिलातल्ली। यहां पर इन्होंने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ा। ठीक है, बस इतनी बात आप लोगों को इनके संदर्भ में ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपसे उड़ीसा का पूछें कि उड़ीसा में किसने नेतृत्व किया? तो उड़ीसा में भी किया था भाई गोपीचंद्र चौधरी ने। ठीक है, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है वहां पर किसने किया था? गोपीचंद्र चौधरी ने। और मणिपुर में किया था रानी गिडालू ने। ठीक है, रानी गिडालू आप लोगों को ध्यान रखना है। और उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है मालाबार जो क्षेत्र है वहां पर किया था के कैलप्पड़ ने। ठीक है, के कैलप्पड़ ने वहां पर आंदोलन किया था। क्लियर हो गई? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो एक बार पुनः हम लोग इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। बंदियों सत्याग्रह जिस आपका इसे कहा गया दक्षिण भारत में 1930 में होता है। नेतृत्व इसका चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी करते हैं। तमिलनाडु चिरुचिलातल्ली के अंदर अप्रैल 1930 में। उड़ीसा में गोपीचंद चौधरी, मणिपुर में रानी गिडालू पूछा जाएगा ये, और मालाबार में के कैलप्पड़। तो ये पूरा जो सेशन था हमारा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड था और आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लिया होगा, नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो हम लोग कल जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग
लगभग साइमन कमीशन हम लोग देख चुके हैं, नमक सत्याग्रह हमने देख लिया है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। नेहरू रिपोर्ट, अब इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत में ही डाला है इन्होंने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव डाला है भाई इन्होंने। तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को आप लोग एक यहाँ पर नोट कर लीजिए, इससे तब निपट जाएगा और कल हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे फिर। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। यहां से क्या प्रश्न बन सकता है? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। तो देखिए, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ, कब प्रस्ताव हुआ, पारित हुआ, ये किस अधिवेशन में हुआ? तो ये आपका 1929, ठीक है, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था। ठीक है, 1929 का लाहौर अधिवेशन जो था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो की थी पंडित जवाहर लाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, ठीक है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये आपका माफ कीजिएगा, थोड़ा रुकिएगा आप लोग। ये 1929, ठीक है, इसे आप क्या कर लेंगे, 1929 में हुआ था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन जो है, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की थी। क्लियर है भाई? इतनी कहानी आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर आप लोग देखेंगे पंडित जवाहर लाल नेहरू देख लिया, और इन्होंने क्या कहा कि सांकेतिक रूप से 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, क्या रखना है आप लोगों को ध्यान कि 26, इसमें क्या बात हुई थी कि अगर आप लोगों ने एक साल के अंदर डोमिनियन राष्ट्र नहीं बनाया तो 26 जनवरी 1930 को क्या होगा, हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। क्लियर है? और इसमें देखिए, माफ कीजिएगा मैंने डोमिनियन राष्ट्र बोला, लेकिन ये जो लाहौर अधिवेशन था इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था भाई। ठीक है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। ध्यान रखने कि अगर आप लोगों ने हमें आजाद नहीं किया तो हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। ठीक है, पूर्ण स्वराज का हम लक्ष्य रखेंगे। ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो आपसे यहां से एक ये प्रश्न आता है कि यहां से जो मेन प्रश्न आता है वो यही आता है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, ठीक है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में रखा गया था? तो वो रखा था आपका लाहौर अधिवेशन में। और अगर नहीं हुआ ऐसा तो 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे, सांकेतिक रूप से स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। क्लियर है? और यही कारण है कि जो हमारा संविधान लागू किया गया वो 26 जनवरी 1930 से किया गया। ठीक है, चलिए, इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहाँ पर ही खत्म करते हैं, और फिर कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध का भारत की राजनीति पर प्रभाव। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हम लोग कल से पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे। चलिए।